नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है और फिर भी आ, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। मरीचि सिद्धांत। ये भारत की एक बहुत ही प्राचीन खगोलीय और दार्शनिक प्रणाली है। हमारी ये पूरी बातचीत मरीचि सिद्धांत, उत्पत्ति और आधारभूत श्लोक नाम के स्रोत पर आधारित है। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिद्धांत की जड़ें कहाँ हैं, इसका इतिहास क्या कहता है और वो कौन से खास श्लोक हैं जो इसकी पूरी इमारत की नींव रखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ आसमान में दिखने वाले ग्रहों और तारों की गिनती भर नहीं है, बल्कि ये हमें समय, जीवन और उस दौर की धर्म आधारित व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। चलिए, इस ज्ञान के खजाने को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि इसका नाम मरीचि ऋषि के नाम पर है। वो सप्तर्षियों में से एक थे, यानी वो 7 महान ऋषि जिनका वेदों में खास जिक्र है। उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है। मरीचि ने सिर्फ, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने समय के चक्र और जीवन पर उसके असर को भी बड़ी बारीकी से समझाया है। इसकी जड़ें इतनी पुरानी हैं, ये हमें सीधे वैदिक काल तक ले जाती हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कितना प्राचीन ज्ञान है ये। वैदिक काल तक, यानी हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। तो ये मरीचि सिद्धांत आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये बस अचानक किसी एक ऋषि के मन में आया विचार था? नहीं नहीं, ये अचानक आया विचार नहीं था। मरीचि सिद्धांत की शुरुआत वैदिक युग में हुई, जैसा आपने कहा। और मरीचि सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वे एक तरह से ब्रह्मांड के दृष्टा थे, मतलब ऑब्जर्वर थे। उन्होंने बहुत ध्यान से ग्रहों की चाल, तारों की स्थिति और सबसे अहम समय के बदलते चक्रों का अध्ययन किया। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये सीधे प्रकृति को देखकर, उसे समझकर हासिल किया गया ज्ञान था। प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के अवलोकन का संकेत मिलता है। जैसे एक महत्वपूर्ण श्लोक है, आदौ ब्रह्मा मरेण च समयेन विश्वम जातम। इसका सीधा मतलब है कि शुरुआत में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने समय के साथ, या कह लें समय के प्रवाह में ही, इस ब्रह्मांड की रचना की। अच्छा, तो ये श्लोक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मांड बना, बल्कि ये कह रहा है कि ब्रह्मांड समय के साथ बना। मतलब समय कोई बाद में आई चीज नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना का ही एक बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल, हाँ, यही इसकी खासियत है। ये श्लोक दिखाता है कि समय और ब्रह्मांड की संरचना, इनका जो आपस का रिश्ता है, उसका अवलोकन और वर्णन सबसे पहले मरीचि जैसे ऋषियों ने किया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक या दार्शनिक बात नहीं है, ये सृष्टि की प्रक्रिया में समय की केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है। ये बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं, गतिशील है और समय उसका पैमाना है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत गहरी सोच थी। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम विज्ञान और दर्शन को अलग अलग खांचों में देखते हैं, पर यहाँ तो लगता है कि खगोलीय अवलोकन और सृष्टि की समझ वो एक साथ चल रहे थे। आपने सही पकड़ा, यही मरीचि सिद्धांत की खूबसूरती है। ये सिर्फ ग्रहों की गणित या तारों की गिनती तक ही सीमित नहीं है। जैसा श्लोक बताता है, इसमें गणितीय खगोल विज्ञान, प्रेक्षणात्मक विज्ञान और गहरा दार्शनिक चिंतन, ये सब एक साथ मिले हुए हैं। सब कुछ एक समग्र एकीकृत नजरिए से देखा गया है। चीजों को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझना, ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बड़ी पहचान रही है। सिस्टम की तरह। और ये ज्ञान फिर आगे कैसे बढ़ा? क्या ये सिर्फ मरीचि ऋषि तक ही सीमित रहा या इसे आगे भी बढ़ाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मरीचि की शिक्षाओं और उनके अवलोकनों को विद्वानों और ऋषियों की कई पीढ़ियों ने सहेजा, समझा और आगे बढ़ाया। उन्होंने मरीचि द्वारा स्थापित नींव पर काम करते हुए खगोलीय पिंडों का लगातार अवलोकन किया। इसी अवलोकन के आधार पर उन्होंने युगों की गणना की, समय के उन विशाल खंडों की जिनकी बात हम शायद आगे करेंगे। उन्होंने ये भी समझने की कोशिश की कि आकाशीय घटनाओं का मानवीय जीवन पर क्या असर होता है और ब्रह्मांड के ये विशाल चक्र कैसे काम करते हैं। यही मरीचि सिद्धांत का मूल तत्व है, ध्यान से देखना, अवलोकन करना, फिर उसकी गिनती करना, गणना और उसे जीवन के साथ जोड़ना। तो इसका मतलब है कि ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं था, बल्कि इसे लगातार परखा और विकसित किया जा रहा था। चलिए अब उन आधारभूत श्लोकों पर आते हैं जिनका जिक्र श्रोत में है, जो इस सिद्धांत की इमारत को खड़ा करते हैं। पहला श्लोक बताया गया है, मरीचिः सप्तर्षीणां प्रथमः पुरातनः ज्ञानधारकः। इसका क्या खास मतलब है? हाँ, ये श्लोक मरीचि के स्थान
और महत्व को बताता है। मरीचि सप्तर्षि नाम प्रथमा यानी मरीचि 7 महान ऋषियों में पहले गिने जाते हैं। पुरातनः ज्ञानधारकः यानी वे प्राचीन ज्ञान को धारण करने वाले हैं। ये सिर्फ उनकी वरिष्ठता नहीं बताता, बल्कि ये इशारा करता है कि वे ज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारा के स्रोत थे। वे सिर्फ विचारक या देखने वाले यानी दृष्टा नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो उनके काम ने दूसरों के लिए रास्ता बनाया, एक तरह से फाउंडेशन रखा। बिल्कुल, उनके काम ने सूर्य सिद्धांत जैसे बाद के कई महत्वपूर्ण खगोलीय सिद्धांतों के लिए एक मजबूत नींव रखी। और ये समझना जरूरी है कि उनके अवलोकन महज अंदाजे या कल्पना नहीं थे, वो सदियों तक चले सीधे अनुभव पर आधारित अध्ययन का नतीजा थे। और उस समय के सीमित साधनों को देखते हुए उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। ये बात अपने आप में इस सिद्धांत की गहराई और गंभीरता को दर्शाती है। ये वाकई कमाल है कि बिना टेलीस्कोप के इतनी सटीकता। अच्छा, अगला श्लोक है, सूर्य चंद्रयो गति नियमेण वर्तते। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, सूर्य और चंद्रमा नियमित गति से चलते हैं, पर क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये सीधा जरूर लगता है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। नियमेन वर्तते यानी निश्चित नियमों के अनुसार चलते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वे चलते हैं, बल्कि ये कह रहा है कि उनकी चाल के पीछे नियम है, एक व्यवस्था है। ये पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर खगोल विज्ञान की भाषा में बात कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारतीय विचारक ब्रह्मांड को अराजक नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नियम आधारित सिस्टम के रूप में देख रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नियम है तो उन्हें समझा जा सकता है, उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, बिल्कुल, यहीं से वैज्ञानिक सोच की शुरुआत होती है। ये श्लोक दिखाता है कि मरीचि सिद्धांत ने खगोलीय गतियों का दस्तावेजीकरण बहुत सटीकता से किया था। ये सिर्फ ग्रहों की चाल का वर्णन नहीं था, बल्कि ये उस गहरी सोच को दर्शाता है कि ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है और उसका धरती के जीवन से संबंध है। एक नियमित, नियमबद्ध ब्रह्मांड की अवधारणा यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभरती है। ये विचार कि प्रकृति नियमों से बंधी है, यही तो विज्ञान का आधार है। सही कहा। और तीसरा श्लोक है, युगानाम गणना धर्मानुसार संपद्यते। यहाँ युग और धर्म शब्द ध्यान खींचते हैं। युग तो समय के बड़े कालखंड हुए, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पर यहाँ धर्म का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब नैतिकता या रिलीजन से है? इस संदर्भ में धर्म का अर्थ ज्यादा व्यापक है। यह ब्रह्मांडीय नियम, व्यवस्था या उस विशेष कालखंड की प्रकृति या स्वभाव को दर्शाता है, मतलब नेचर ऑफ द एरा। तो श्लोक कह रहा है कि युगों की गणना यानी समय के इन विशाल चक्रों का हिसाब किताब उस काल के ब्रह्मांडीय नियम और व्यवस्था के अनुसार होता है। यानी हर युग का अपना एक खास चरित्र या नियम होता है, अलग फ्लेवर होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। मरीचि ने समय को सिर्फ एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखा जो बस आगे बढ़ता जाए। उन्होंने समय को बड़े बड़े चक्रों के रूप में देखा। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की अवधारणा है, ये चक्रीय समय, इन्हें साइक्लिक टाइम का विचार है। लेकिन साथ ही हर युग में समय आगे भी बढ़ता है, तो ये रैखिक समय, लीनियर टाइम भी है। मरीचि सिद्धांत में इन दोनों रैखिक और चक्रीय समय की समझ का एक मिला-जुला रूप दिखता है। ये भारतीय खगोल विज्ञान और दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये बताता है कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, इसका एक गहरा, शायद कहें तो ब्रह्मांडीय और नैतिक आयाम भी है। समय की क्वालिटी भी बदलती है, ऐसा माना गया। ये सोच तो वाकई बहुत अलग है। अब चौथा श्लोक देखते हैं, नक्षत्र गणना मानव जीवन से कल्याणाय। नक्षत्र यानी तारे या तारा समूह, तो तारों की गिनती इंसान के भले के लिए। ये कैसे? मुझे लगा था खगोल विज्ञान तो बस आसमान को समझने के बारे में है। यहीं पर प्राचीन भारतीय ज्ञान की वो समग्र दृष्टि फिर सामने आती है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, होलिस्टिक अप्रोच। ये श्लोक साफ कहता है कि नक्षत्रों की गणना यानी तारों और तारा समूहों का अध्ययन सिर्फ एक अकादमिक या वैज्ञानिक काम नहीं था। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य था, मानव जीवनस्य कल्याणाय, यानी मानव जीवन के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए। पर कैसे? तारों की स्थिति जानने से आम इंसान का भला कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली? कई तरीकों से। सोचिए,
उस समय जब आधुनिक कैलेंडर या मौसम विज्ञान नहीं था, तब नक्षत्रों की स्थिति ही सबसे भरोसेमंद गाइड थी। उनकी गणना से कृषि के लिए सही समय तय होता था, कब बुआई करनी है, कब कटाई। इससे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारित होता था, जो सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा थे। और ज्योतिष के माध्यम से माना जाता था कि ये व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी मार्गदर्शन करते थे। तो ये खगोल विज्ञान सीधे सीधे जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा हुआ था। विज्ञान यहाँ सेवा में था, सिर्फ जानने के लिए नहीं, जीने के लिए भी। दीपक, कमाल का जुड़ाव है विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच। अब 5वां और आखिरी आधारभूत श्लोक जो स्रोत में दिया है, ग्रह गणना नियमेन निश्चितम भविष्यति। ग्रह यानी प्लैनेट्स, तो ग्रहों की गणना से भविष्य निश्चित होगा। क्या ये ज्योतिष या भविष्यवाणी की बात हो रही है? हाँ, ये उस दिशा में इशारा जरूर करता है, लेकिन इसका एक और गहरा वैज्ञानिक पहलू भी है। ग्रह गणना नियमेन निश्चितम भविष्यति, इसका एक अर्थ यह है कि ग्रहों की स्थिति को निश्चित नियमों के द्वारा जाना जा सकता है और उनकी भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है या भविष्यवाणी की जा सकती है। ये निश्चितम भविष्यति शब्द महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ग्रहों की चाल मनमानी नहीं है, बल्कि नियमों पर आधारित है और इसलिए उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सिर्फ देखने मतलब ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर गणना यानी कैलकुलेशन की बात कर रहा है। एकदम सही। यहीं पर मरीचि सिद्धांत का एक और उन्नत पहलू सामने आता है। ये गणितीय मॉडलिंग की तरफ एक स्पष्ट इशारा है। सिद्धांत ने सिर्फ आसमान को ध्यान से देखने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि जो देखा उसे गणित के नियमों में बांधकर भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करने की बात की। अवलोकन को गणना के साथ जोड़ा गया। उस प्राचीन समय के लिए ये सोचना और कर पाना असाधारण रूप से उन्नत था। ये भविष्य में ग्रहों की सटीक स्थिति की भविष्यवाणी करने की क्षमता का आधार बना, जो बाद के खगोल विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो इन 5 श्लोकों और उनके पीछे के इतिहास को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है। मरीचि सिद्धांत सिर्फ खगोल विज्ञान पर लिखी कोई पुरानी किताब नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ ध्यान से देखकर और सोचकर ब्रह्मांड के नियमों को समझा जा सकता है। यह हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था के प्रति एक सम्मान का भाव देता है और समय को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सिर्फ गुजरते पलों की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल चक्रों में चलने वाले सिस्टम की तरह। बिल्कुल। अगर हम इन श्लोकों से मिलने वाली मुख्य शिक्षाओं को देखें तो कई बातें सामने आती हैं। पहली, कि ब्रह्मांड में पैटर्न है, जैसे ग्रहों और नक्षत्रों की चाल, और ये पैटर्न धरती पर मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मौसम हो, खेती हो या सामाजिक रीतियां। दूसरी, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि मानव का कल्याण और धर्म का पालन है। यहाँ धर्म का मतलब वही व्यापक व्यवस्था और नियम है। और तीसरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए अवलोकन और गणना दोनों ही जरूरी हैं। वो एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे मापना और समझना भी जरूरी है। और ये बात भी बार बार उभर कर आ रही है कि कैसी ये सारी वैज्ञानिक लगने वाली बातें, सूर्य चंद्रमा की गति, तारों की गिनती, युगों का हिसाब, सब कुछ इंसान के नैतिक और व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई थी। कोई सख्त दीवार नहीं थी विज्ञान और अध्यात्म के बीच। हाँ, यही इस सिद्धांत की और शायद उस पूरे युग की सोच की खासियत है। सूर्य और चंद्रमा की नियमित गति को जानना सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं था, वो एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था और स्थिरता का प्रतीक था, जो जीवन में भी व्यवस्था का महत्व बताता था। तारों की गिनती सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, वो कैलेंडर थी, वो कृषि गाइड थी, वो धार्मिक अनुष्ठानों का आधार थी। युगों की गणना सिर्फ टाइम कीपिंग नहीं थी, वो समय के बदलते स्वभाव और उसके नैतिक आयामों को समझने का प्रयास था। इसीलिए मरीचि सिद्धांत को सिर्फ वैज्ञानिक या सिर्फ आध्यात्मिक कहना अधूरा लगता है। ये वास्तव में विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है, जहां ब्रह्मांड को एक जीवित, नियमबद्ध और अर्थपूर्ण इकाई के रूप में देखा गया, जिसका हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। तुम अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं एक निचोड़ के तौर पर? संक्षेप में कहें तो मरीचि सिद्धांत एक बहुत ही प्राचीन और गहरी प्रणाली है। जैसा हमने देखा, ये इतिहास, खगोल विज्ञान, गणित और धार्मिक दर्शन का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। इसके जो आधारभूत श्लोक हमने देखे, वो हमें समय की उत्पत्ति और प्रकृति, ब्रह्मांड की संरचना और उन महान ऋषियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों और गणनाओं की एक झलक देते हैं।
उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, समझा और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सूत्रों में बांधा। और ये तो बस शुरुआत है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी इशारा किया गया है। अगले चरण में जब हम इस विषय में और गहरे उतरेंगे तो हम इसके गणितीय और खगोलीय पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरीचि सिद्धांत ने ग्रहों की गति और खगोलीय चक्रों की इतनी सटीक गणना की कैसे। वो कौन से तरीके थे, कौन से गणितीय मॉडल थे जो हजारों साल पहले इस्तेमाल किए गए और जो आज भी हमें हैरान करते हैं। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और विचार करने योग्य सवाल पर लाके खड़ा करती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हजारों साल पहले विकसित हुए अवलोकन और गणना के ये सिद्धांत, जो ब्रह्मांड, जीवन और नैतिकता को एक साथ जोड़कर देखते थे, आज जब हम ब्रह्मांड को समझने के लिए इतने उन्नत उपकरणों और अलग-अलग विशेषज्ञताओं का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे आज के प्रयासों से ये प्राचीन ज्ञान कैसे जुड़ता है? क्या आज का विज्ञान, जो अक्सर चीजों को बहुत विशेषीकृत मतलब स्पेशलाइज तरीके से अलग-अलग करके देखता है, क्या वो प्राचीन ज्ञान की समग्र इस होलिस्टिक दृष्टि से कुछ सीख सकता है? वो दृष्टि जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता था, ब्रह्मांड, जीवन, समय, नियम, नैतिकता, सब कुछ। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मरीचि सिद्धांत की इस शुरुआती पड़ताल से आपको कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा।